Hello dear students, I hope everybody is completely fit and fine. So students, in this lecture I am going to teach you something very important और वो क्या है? That is tips and tricks of writing any analytical paragraph. So English paper की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 4 important चीज़ें आती है. वो क्या है? पेपर हमारा स्टार्ट होता है रीडिंग सेक्शन के साथ में एंड देन वी हैव ग्रामर एंड राइटिंग और उसके बाद में है लिटरेचर. तो जब हम बात करते हैं राइटिंग की स्पेसिफिकली तो वहाँ पर 2 चीज़ें आती है. वन ऑफ देम इज लेटर राइटिंग एंड द अदर वन इज एनालिटिकल पैराग्राफ. लेटर राइटिंग आई एम श्योर कि अभी तक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, बट व्हाट अबाउट एनालिटिकल पैराग्राफ? वेल, दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट, राइट. यहाँ पर आपकी मदद होने वाली है बिकॉज यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल, राइट. इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद में आप डेफिनेटली अपने एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चन में 515 डेफिनेटली स्कोर कर लेंगे. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक. तो बात करते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ की ये होता क्या है. पहले इसको यहाँ से समझते हैं. एनालिटिकल पैराग्राफ कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, राइट. ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक फॉर्म है जो कि जनरली किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है. दैट मीन्स चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन, क्लोज, टेबल, कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और उसके ऊपर हमें इसको लिखना पड़ता है. तो जब हम बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की, ये लिखा ही ज़्यादा है किसी चीज़ का एनालिसिस करके, राइट. हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पर हमें दिखेगा या तो कोई चार्ट होगा या कोई ग्राफ होगा या कोई डेटा होगा. जो भी होगा हमें उसे अच्छे से देखना है, उसको समझना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसका एक एनालिसिस हमें करना है, राइट. हमने उसको एक बार एनालाइज कर लिया, उसके बाद में हमें उसके बारे में लिखना है. बस इतना सा है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ. और अगर आप इसको सही लिख देते हैं तो डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे. तो सही कैसे लिखेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and cover the information provided. तो सबसे important बात यह है कि जब आप analytical paragraph को लिखेंगे, definitely आपको क्या मिलने वाला है, आपको इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ मिलेगा ही सही. तो आपको इसमें से पूरी information को बहुत ही अच्छे से समझना है और आपको उस पैराग्राफ में उसे include करना है. इन केस अगर आप वहाँ पर कुछ भी मिस करते हैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, राइट. तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ तरीके से लिखना है, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करना है बहुत ही अच्छे से, राइट. ओके, अब एनालिटिकल पैराग्राफ्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि डेटा बेस्ड हो सकता है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बेस्ड हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम दे दी है, उसका सोल्यूशन दे दिया है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको आपको डिटेल में एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है, ठीक है. इंफॉर्मेशन बेस्ड हो सकता है. कैसे हो सकता है, वी आर गोइंग टू सी दिस व्हाइल सॉल्विंग वन क्वेश्चन, ठीक है. प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बेस्ड भी हो सकता है और मैप बेस्ड भी हो सकता है, राइट. या फिर चार्ट्स आ जाए, ग्राफ्स आ जाए, जो कि मैंने अभी आपको बताया. देन अब बात कर लेते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. मतलब वो जो 5 मार्क्स हैं वो किस तरह से डिवाइडेड है. आप क्या करेंगे कि आपको पूरे 5 on 5 मिले, 100% मार्क्स मिल जाए. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कंटेंट की. कंटेंट को 3 मार्क्स मिलते हैं. अब ये 3 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, आपको कुछ डेटा दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसमें से आपको 4 ट्रेंड्स या पॉइंट्स वहाँ पर बहुत ही अच्छे से इंक्लूड करने हैं, राइट. जो भी आपने ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए या पॉइंट्स आपने नोटिस किए तो वो आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, पूरी क्लैरिटी के साथ में, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. आप उसको क्लियरली समझाएं, राइट. तो इससे समझ में आएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है. आफ्टर दिस 1 मार्क इज गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, राइट. अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज से क्या मतलब है, आपने कितना इफेक्टिव स्टाइल से उसको लिखा है, ऑर्डरली सीक्वेंस है या नहीं है, यानी कि कहीं आपने हैफिजार्ड मैनर में तो नहीं लिख दिया है, सिंगल पैराग्राफ स्ट्रक्चर है. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये है एनालिटिकल पैराग्राफ. दैट मीन्स यहाँ पर एक ही पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है. उसके बाद में फॉर्मल टोन रखना है, फंक्शनल वोकैबुलरी आपको यूज़ करनी है. तो इस सब चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 1 मार्क डेफिनेटली मिलेगा. एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी से मतलब है आपका स्पेलिंग हो गया, पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल एरर्स, राइट. इन चीज़ों को हमें स्किप नहीं करना है.
आपने ग्रामेटिकल एरर्स किए, स्पेलिंग मिस्टेक की, आपने पंक्चुएशन एरर्स किए, तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। तो हमें वो मार्क्स नहीं गंवाने, हमें वो मार्क्स भी वहाँ पर चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सही लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क और मिल जाएगा। दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग 5 on 5, राइट? ओके, अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, उनको समझ लेते हैं पहले। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी चार्ट के बेसिस पर, ग्राफ के बेसिस पर, डेटा बेस्ड ये हो सकता है। आफ्टर दिस इट शुड बी शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। शॉर्ट होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शॉर्ट लिखेंगे तो इन्फॉर्मेटिव कैसे हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? आप बिल्कुल उसको उस तरीके से लिखिए कि वो हो बिल्कुल क्रिस्प, यानी कि थोड़ा हो लेकिन बेस्ट तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पर दे पाए। कैसे होगा ऐसे? वील बी सॉल्विंग क्वेश्चंस जिससे आपको समझ में आएगा, राइट? इट शुड क्लियरली मेंशन द प्रोवाइडेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिर से वही बात कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्किप नहीं करना है, उन्हें प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है। शुड बी इन सेम टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे टेंस से रिलेटेड कुछ लिखा है, तो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, सो यू विल बी यूजिंग ओनली वन टेंस। अगर आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो आप प्रेजेंट में ही लिखें, या आप पास्ट में लिख रहे थे तो आप पास्ट में लिखें। ऐसा ना करें कि आपने प्रेजेंट से स्टार्ट किया, बीच में पास्ट ले आए, फिर आपने फ्यूचर पे उसको ख़त्म किया। आपको ये सब नहीं करना है, आप एक ही टेंस से इसे लिखेंगे। आफ्टर दिस द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी सिंपल एंड एक्यूरेट। सिंपल लैंग्वेज में लिखें लेकिन टू द पॉइंट लिखें, गलती ना करें वहाँ पर, राइट? Okay, no personal observation and feedback should be added. Once again an important point कि ये जो analytical paragraph है ये आपको आपकी observation के basis पर लिखना है, यानी कि already वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। आपको जो भी डेटा मिला है आपको उसी डेटा को बस डिस्क्राइब करना है, आपको वहाँ पर अपना पर्सनल फीडबैक नहीं ऐड करना है, राइट? ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे नहीं लिखना कि आई बिलीव, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी, ये सब आपको नहीं लिखना है। इसीलिए बेस्ट ये होता है कि अगर हम वहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं देन इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग। आगे बढ़ते हैं, लेट अस नाउ डिस्कस सम कीवर्ड्स फॉर, राइट? अब हमारा पैराग्राफ इफेक्टिव लगेगा अगर हम उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करें। लेट्स से मैं बात कर रही हूँ कि मुझे दे दिया कोई चार्ट, राइट? मुझे दे दिया लेट्स से पाई चार्ट है, कोई ब्लॉग्स है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ें दे दी है, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर कुछ ट्रेंड्स वगैरह नोटिस कर रही हूँ, कुछ डेटा है जिसका मैंने एनालिसिस किया, राइट? अब वहाँ पर मैं उसको बेस्ट तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ में कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं वहाँ पर डिस्क्राइब करूँ ट्रेंड्स यानी कि वहाँ पर कोई चीज़ थी जो कि बढ़ रही थी, कोई ग्राफ था वो ऊपर उठ रहा था, तो वो जो भी चीज़ थी उठ रही थी, मैं उसके लिए कुछ वोकैबुलरी, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ फ्रेजेस यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यूज़ कर सकती हूँ रैपिडली डबल्ड या स्काई रॉकेटेड। मैं यूज़ कर सकती हूँ टर्म्स डिक्लाइंड, राइट, इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, पीक्ड, सोर्ड, राइट? ये सब वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्लमेटेड, राइट? तो ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें बताना है कि कोई चीज़ बढ़ रही है, घट रही, कोई चीज़ रेगुलरली फ्लक्चुएट करे तो हम फ्लक्चुएटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चेंज ही नहीं आया, हम उसको स्टैगनेंट बोल सकते हैं, राइट? कोई मूवमेंट नहीं था तो हमने उसको क्या बोला? स्टैगनेंट, राइट? ओके, अब हम क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कैसे? जैसे कि 40% ऑफ, राइट? अ मेजॉरिटी ऑफ, नियरली 1/3 ऑफ, एज मच एज, या ट्वाइस एज, राइट, या थ्राइस एज। तो इस तरह से हम क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। देन रिलेशनशिप और कंट्रास्ट को इस्टेब्लिश करना है, कैसे? जैसे कि हमने कुछ भी बता दिया, जैसे कि समथिंग इज मैक्सिमम, तो फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे? ऑन द अदर हैंड इट कैन बी सीन, या सिमिलरली, राइट? तो इस तरह से हम कंट्रास्ट या रिलेशनशिप बताएंगे। आफ्टर दिस कंक्लूजन एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर लिंकिंग डिवाइसेस यूज़ कीजिए, कनेक्टिंग फ्रेजेस यूज़ कीजिए। आप कंक्लूड करेंगे तो लास्ट में आप क्या कह सकते हैं? इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, या इन अ नटशेल इट कैन बी सेड, या इट इज़ ऑब्जर्व्ड। इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गए हैं। सो आगे बढ़ते हैं एंड इट्स नाउ टाइम दैट वी डिस्कस सम क्वेश्चंस, ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई करना क्या है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन ये है आपके सामने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर ह्यूमैनिटीज इज हायर देन कॉमर्स एंड साइंस इन गिवन 2 years. Write an analytical paragraph in about 120 words.
बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गिवन चार्ट, राइट। तो यहाँ पर आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। किस बारे में लिखना है? आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में लिखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको एक चार्ट दिया है। सो वेयर इज द चार्ट? दिस इज द चार्ट, राइट, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लू वाला कह रहा है 2017, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर 2017, और ये जो येलो वाला है या क्रीम कलर का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2018। नीचे लिखा है साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, और डेफिनेटली दिख रहा है कि ह्यूमैनिटीज सबसे ऊपर है, राइट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको नंबर मिला हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और 250 तक है। दिस इज द रेंज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमें इसके बेसिस पर हमें क्या करना है? हमें हमारा पैराग्राफ लिखना है, ओके। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? हमें ऑब्जर्व करना है कि कब हमने ग्रोथ देखी, कोई चीज़ कब ज़्यादा है, कोई चीज़ कब कम है, राइट। ओवरऑल हमने क्या इसमें समझा, दैट वी हैव टू मेंशन। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, ओके। सो द गिवन डबल बार ग्राफ शोज द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन टेकिंग अप ह्यूमैनिटीज एज सब्जेक्ट चॉइस, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। जब हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पर चार्ट आ जाता है, पाई चार्ट हो या बार ग्राफ हो, वहाँ पर हम मेंशन करें कि ऐसा यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है या क्या दिया गया है। द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, द गिवन पाई चार्ट शोज, राइट। वो क्या शो कर रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। इस तरह से आप अपना बिगनिंग लाइन लिख सकते हो, दैट मीन्स द इंट्रोडक्टरी लाइन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? द गिवन डबल बार ग्राफ शोज द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन टेकिंग अप ह्यूमैनिटीज एज सब्जेक्ट चॉइस। अब हम यहाँ पर डिटेल में सारे फैक्ट्स को मेंशन करेंगे, राइट, ओके। जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो यहाँ पर आ जाएगी, ओके। The given double bar graph shows the data of 2 years. If we look at it, in 2017, approximately 200 students, approximately, right, opted for science, around 150 opted for commerce, and around 200 opted for humanities. तो इस तरह से हम हमारे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। The interest in science and humanities was almost similar in 2017. If we look at the data of year 2018, we see that there is a fall in the interest. There is a fall in the interest of students in science in comparison to. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप या कंपैरिजन या कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। In 2018, around 175 students opted for science, around 100 students opted for commerce, and maximum number of students showed interest in humanities, taking the count to a remarkable 225 students in humanities. To conclude the given information, right? To conclude the given information, it can be said that the interest of students in humanities has seen a subsequent rise in the year 2018, right? And commerce and science have seen a slump in the interest rate, right? So I hope आपको ये समझ में आया। हमने क्या किया? I have underlined the important phrases, right? या जो टर्मिनोलॉजी या जो कीवर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, जहाँ पर आप देख रहे हैं आपने लिखा इंट्रोडक्शन, देन द मेन बॉडी, और उसके बाद में आपका कंक्लूजन आ गया, राइट, ओके। सो इस तरह से आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इफ इट इज रिलेटेड टू सम चार्ट और ग्राफ, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा अलग है, ओके। सो व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन? रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन पोस्ट ऑफ अ वेबसाइट ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, राइट। तो यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया है एक ऑनलाइन पोस्ट का, किस बारे में? एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में। चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। Kids who appreciate how much effort, time and care goes into growing food will understand how important farmers are and why it's important to take care of our earth. In the world of today, gardening needs to be given more importance than sports, music and dance in all schools because it creates environmental stewards and outdoor learning laboratories that help the child and community for years to come. तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, राइट, ओके। अब इसके बारे में क्या करें? राइट अ पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स, राइट, 100 से
120 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है टू एनालाइज द गिवन आर्ग्यूमेंट। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको एनालाइज करना है, दैट मीन्स एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। यू कुड थिंक अबाउट व्हाट अल्टरनेटिव explanations might weaken the given conclusion and include rationale or evidence that would strengthen or counter the given argument। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, दिस इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर कुछ लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्ल्ड ऑफ टुडे में गार्डनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए स्कूल्स के अंदर, बजाय बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाने के या म्यूज़िक सिखाने के या डांस के। ऐसा होना चाहिए, एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है स्कूल के अंदर। तो अब ये करना है कि क्या हम इस बात को फेवर करते हैं, तो हमें इसके फेवर में लिखना है, या हम इसके अगेंस्ट कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट यानी कि हम इसके अगेंस्ट में, तो हमें उसके बारे में लिखना है। सो आउट ऑफ द टू हमें लिखना किसी एक के ऊपर ही है। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। सो इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स। तो हमने साफ साफ अपनी बात यहाँ पर कह दी बिगनिंग के अंदर ही, इंट्रोडक्शन के अंदर ही, कि हम क्या चाहते हैं। वी आर इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। While sports, music and dance contribute towards personal growth, the current times mandate attention towards an issue that is global, nature and natural processes, right? तो हम देखो यहाँ पे कैसे comparison कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमने sentence ही start किया while से, जबकि ऐसा है लेकिन वैसा है, जबकि स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस कंट्रीब्यूट करते पर्सनल ग्रोथ की तरफ, लेकिन करंट टाइम्स के अंदर अगर हम किसी ऐसे बात को हमारे सिस्टम में लाएं तो ये एक ग्लोबल इशू को एड्रेस करता है। ओके तो हमने सेंटेंस को यहाँ पर कंपैरिजन वाले मेथड से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ओके देन, with growing food wastage in many houses today and the urban young believing that vegetables are grown, harvested at the supermarkets, the efforts of the farmers are discredited, right? Gardening at school will open a world of first-hand learning experiences of sowing, watering and harvesting processes. Waiting for the saplings to grow will inculcate sensitivity, patience, empathy, gratitude and value for one's hard work. They will feel accountable for their piece of Mother Earth, resulting in making them efficient and enterprising environmental stewards. Unlike sports, music or dance, gardening goes beyond just enjoyment to create aware and responsible citizens of the future. तो ये हमारा conclusion है। यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स जो कि इसके फेवर में जा रहे थे वो सब मेंशन कर दिए, लास्ट में स्टेटमेंट को कंक्लूड कर दिया कि हम क्या सोच रहे हैं इस बारे में। लेकिन फिर से मैंने कहा कि हम यहाँ पर अपना ओपिनियन इस तरह से नहीं रख सकते कि आई बिलीव दिस, इस तरह से नहीं रखना है। हमने कैसे लिखा है यहाँ पर, गार्डनिंग गोज बियॉन्ड जस्ट एंजॉयमेंट टू क्रिएट अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द फ्यूचर। तो हमने जनरल तरीके से बातों को एक्सप्रेस कर दिया। हम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स से आप इस बात के फेवर में नहीं हैं, आप कुछ और सोचते हैं, तो आप अगेंस्ट द स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सो गार्डनिंग सर्टेनली शुड नॉट बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स, राइट। तो ये क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। गार्डनिंग एट स्कूल रिक्वायर्स गुड प्लानिंग विद हैंड्स ऑन गाइडेंस एंड कंटिन्यूड सुपरविजन बाय द टीचर्स. Students tend to lose interest due to the slow and natural growth process of plants as well as the investment of continuous hard work. Small targets or goals would be missing, whereas the danger of destruction of their work due to rains, intrusion of grazing animals or a pest attack is likely to set in a feeling of defeat. So हम basically क्या कर रहे हैं, हम हमारा जो भी आइडिया है यानी कि हम इसके अगेंस्ट है ना, उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू इंक्लूड सम एविडेंस और सम रैशनल इन ऑर्डर टू सपोर्ट द स्टेटमेंट, राइट, और टू गो अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो हम वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। Then, it may be noted that sports, music and dance are uplifting activities which display faster results, are enjoyable and inculcate team spirit, collaboration and confidence. Unlike gardening, setbacks in these activities can be addressed with some sense of personal control.
These activities help students express and de-stress successfully. So maintaining their due importance in the school's co-curriculum is imperative, right? तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको conclude भी कर दिया. That means what we believe in. But माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात फिर से ध्यान रखना है, हमें डायरेक्टली कुछ नहीं कहना है. हम ये नहीं कह सकते आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि, और आई बिलीव इन दिस थिंग. नो, राइट? आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखना है. आप पैसिव स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं या आप जनरल तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट यू डू नॉट हैव टू राइट व्हाट यू फील, राइट? आपको एग्जैक्टली अपना फीडबैक नहीं देना है या पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है. आपको वही लिखना है जो कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, राइट? लेट अस नाउ सी वन मोर क्वेश्चन. और यहाँ पर क्या है? रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ अ प्लेग्राउंड इंटेंडेड फॉर योर रेसिडेंट एरिया, राइट? दिस इज द क्वेश्चन. जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में दिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द करंट सैम्पल पेपर इशूड बाय CBSE, right? Okay, so a central climbing structure inspired by traditional Indian architecture, such as a miniature fort with multiple levels and slides, swings adorned with colorful Indian patterns, along with monkey bars and a zip line. Then, a water play feature inspired by Indian fountains or rivers, shaded seating areas with benches and swings resembling traditional chopals or gazebos. Then, trees, shrubs, and flower beds, ample open space. So, these are the points, right, related to some playground. Okay, okay. So, analyze the details. ये जो details हैं इनको analyze करना है, and you have to write an analytical paragraph in about 120 words about the suitability of this playground. राइट? कि कितना सूटेबल है. फोकस ऑन फैक्टर्स सच एज सेफ्टी, क्या ये सेफ है, इंक्लूसिविटी, फन फीचर्स, सूटेबिलिटी फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस. तो इन पॉइंट्स पर फोकस करते हुए आपको इस प्लेग्राउंड की सूटेबिलिटी के बारे में एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है. आई होप द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर. चलिए इसका सोल्यूशन भी देखते हैं. The proposed playground design incorporates a blend of cultural elements and modern play features, making it both engaging and suitable for a variety of age groups, right? Okay. The central climbing structure inspired by Indian architecture, resembling a miniature fort, provides a unique and exciting challenge for older children, while multiple levels and slide cater to different abilities, right? So you are talking about the bonuses of the various things, right? Okay. Swings and monkey bars offer physical activity, promoting motor skills. तो हर चीज का क्या एडवांटेज है वो आप इस तरह से मेंशन कर रहे हैं. This is just one of the examples. The water play feature adds a sensory element, encouraging imaginative play, and its connection to Indian fountains provides cultural value. Shaded seating areas resembling traditional chopals or gazebos ensure comfort for caregivers, right? The inclusion of trees, shrubs, and flower beds promote a calming atmosphere. Safety measures like soft flooring and secure designs for climbing structures ensure protection. तो इस तरह से ये छोटी एज ग्रुप के लोगों को या बच्चों को भी यहाँ पर किस तरह से ये फैसिलिटीज दे रहा है, कैसे उनके लिए सेफ है, वो सारी चीजें आप मेंशन कर रहे हैं. The ample open space allows for inclusive, flexible play, making the playground a well-rounded, accessible experience for all. Right? तो यहाँ पर आपने क्या बोल दिया लास्ट में? Making the playground a well-rounded, accessible experience for all. So like this, you have concluded कि किस तरह से आपको suitable लगा, किस तरह से आपको best लगा. यहाँ पर सिर्फ इसके favors में कहना था, as per the demand of the question. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. और इस तरह से हमने देखे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस, राइट? ओके, सो आई बिलीव कि अब आपके पास में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं है रिलेटेड टू एनालिटिकल पैराग्राफ. आई एम श्योर कि इसमें अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे बिना किसी डिफिकल्टी के, एंड यू विल बी एबल टू गेट 100% marks, right? So students, with this I would like to take my leave now. Thank you, all the best.